नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज आपका नीट का मॉडल टेस्ट हुआ है, तो उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बाद वाले 25 क्वेश्चन जो है वो अनिकेत सर करवाएंगे। पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच ई जी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जब ये बात करता है तो निगेटिव वैल्यूज में हमने आपसे इस पे बात करी हुई है, एनसीईआरटी में पूरी टेबल दी हुई है। इस पे मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि सेकेंड और थर्ड पीरियड के नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, कल फिर सो परसों नहाओ। याद आ रहा है क्या ट्रिक थी? कल फिर सो परसों नहाओ। ये सेकेंड और थर्ड पीरियड के नॉन मेटल की बात थी। जब हम बात करते हैं कल फिर सो परसों नहाओ, तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, वो ज्यादा हो जाता है सेकेंड पीरियड वाले से। ठीक है। और ये एक कारण और होता है कि जैसे क्लोरीन का EgE वैल्यू F से ज्यादा है माइनस साइन के साथ, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, रिपल्शन कम होगा। लेकिन जब फ्लोरीन की बात करते हैं तो साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक इसी तरह सल्फर की डेल्टा EgE जो है ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। तो जो ऑर्डर होता है, अगर इंडिविजुअल ऑर्डर में आपसे बोलूं तो हम ये बोल सकते हैं कि हेलोजन के लिए होता है ClF, फिर Br और I, है ना। एनसीईआरटी की टेबल के हिसाब से बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन फैमिली के लिए ये ऑर्डर होता है। ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं पहला और दूसरा ऑप्शन है। बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन है ये, आमतौर पे एक क्वेश्चन आता है ना। यहां पर क्या किया गया, दोनों को मिला दिया गया है। तो इससे ये दो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपके लिए आसान हो गया। ठीक है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यहां पे बोथ 1 और 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। इनकरेक्ट मैच आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहा है। कह रहा है आयनाइजेशन इंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो ये देख लेते हैं, अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये 2p3 है, ये 2p4 है, ये 2p5 है। वी ऑल नो दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बट स्टिल वी शुड फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। हम सब जानते हैं हाफ फील्ड जो है अपने नेबर से ज्यादा स्टेबल होता है। अब जब हाफ फील्ड अपने नेबर से ज्यादा स्टेबल है तो जो नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होगी और फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन नेबर थोड़ी नहीं है नाइट्रोजन का, वो तो नेबर है ऑक्सीजन का। ठीक है। तो सबसे ज्यादा F की, फिर N की, फिर O की। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस कह रहा है फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन। तो हम सब जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। कह रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है। चलिए तीसरी बात आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। मींस ये जो तीन आपको दिए थे 1 2 3 ये तो सही हैं। तो अब बट ऑब्वियस है फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। आइए देख लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर K का ज्यादा RB से, RB का ज्यादा CS से, बिल्कुल गलत हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो ऊपर से नीचे जाने पर
मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ जाता है। ठीक, तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ होगा। कौन सा होगा? फोर्थ होगा। तो देख लीजिए 52 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? कह रहा है साइज ऑफ आई माइनस इज लार्जर देन साइज ऑफ आई। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब साइज की बात करते हैं तो जो एनायन का साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। जो एनायन का साइज है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। जो कैटायन है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। आई माइनस, यहां पर एनायन है, आई से बड़ा होगा साइज। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आई से बड़ा होगा, तो यहां पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35, 53, 85 आर हेलोजन्स। देखिए हम सब लोग जानते हैं हेलोजन के लिए। फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने, है ना, ये पूरा हमने आपको न्यूमेरिक लिखवाई है। तो यहां पे आप देख सकते हो ब्रोमीन की बात हो रही है। ये पहले 9 है, फिर इसमें 8 जोड़ो 17 हुआ, फिर 18 जोड़ो 35 हुआ, फिर 18 जोड़ो 53 हुआ, फिर 32 जोड़ो तो 85 एस्टाटीन हुआ, है ना, फिर 32 जोड़ो 117 टेनिसीन हुआ। तो ये हेलोजन होते हैं, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं हेलोजन फैमिली के ये सदस्य हैं। तो यहां पे 35, 53, 85 आपको नजर आ रहे हैं। तो 35 भी हेलोजन है, 53 भी है और 85 भी है। तो क्या ये हेलोजन है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहां पर हम जाएंगे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में फोर्थ के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 रेडॉक्स का है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम इन C3O2। C3O2 क्या होता है? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। C3O2 का नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम होता है? कार्बन सब ऑक्साइड। अब C3O2 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, सब लोग जानते हैं इसको। अब C3O2 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर को डेवलप करना है वो भी हमने आपको सिखाया हुआ है। ये -2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है और बीच वाले कार्बन पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये अब यहां पर जो बीच में कार्बन एटम है वो तो 0 पर है, लेकिन जो किनारे वाले कार्बन एटम हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं सभी कार्बन का 0 है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ईच कार्बन ना दिया होता तो कोई सही हो जाता ये कहीं ना कहीं से। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम इन C3O2 इज +2। तो ये बात गलत हो गई, 0 भी है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ब्रोमीन इन Br3O8 इज 0। तो Br3O8 की जब हम बात करते हैं तो आइए Br3O8 को बना लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहां पे क्या है। अब इसमें Br3O8 में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यहां पर हमें निकालना है, तो वही कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप करने का। क्या कॉन्सेप्ट है वो? भैया ये -2 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा और 2 बॉन्ड है, तो ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, है ना। तो ये 6 हो गया इधर, ये -2 तो ये +2, 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 ये -2 तो ये +2। कुल मिला के क्या बात निकल के आई कि जो किनारे वाले ब्रोमीन हैं, जो किनारे वाले ब्रोमीन हैं उनमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का 6 है, लेकिन जो मिडिल वाला ब्रोमीन है
उसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो वी कैन से दैट हियर यहां पर एक भी ब्रोमीन ऐसा नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। बिल्कुल सही बात है, 54 का 1 हो जाएगा, 54 का 1। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कह रहा है वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प इज 580 nm nanometer. Its frequency is, we all know that V is equal to n lambda, where V is velocity, n V बराबर n lambda, जहां पे n क्या है, n आपका फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहां पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, V अपॉन लेमडा। अब ये जो ये स्पीड है V है ना, ये जो स्पीड है ये c के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा n बराबर c अपॉन लेमडा। क्या हो जाएगा, n बराबर c अपॉन लेमडा। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, सब लोग जानते हो। अब लेमडा आपको कितना दिया हुआ है, यहां पर लेमडा जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 580 nm, 580 nm। nm मतलब नैनोमीटर। कन्वर्ट करोगे कैसे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कराओगे। फर्दर हम बात करेंगे 3 × 10⁸ अपॉन 58 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब ये हुआ क्या, 3/58 ऊपर गया हुआ 10⁻16। सॉल्व करेंगे अगर हम यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो आएगा आंसर सॉल्व होने के बाद, जो आंसर आ रहा है सॉल्व होने के बाद वो आ रहा है 0.051 0.0517 इंटू 10⁻16। अब लेकिन अगर मल्टीप्लाई करा दें तो 5.17 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये यहां पे निकल के आ रहा है। बहुत सिंपल। आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन अगर पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट यहां पर है। ठीक है, ये वैल्यूज रखनी है और सीधा सीधा कैलकुलेशन आपके सामने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में, 4th ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल विद L बराबर 3। L बराबर 3 मतलब f ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, और n बराबर 5 तो 5f की बात हो रही है। अब f में तो हम सब लोग ही जानते हैं, वैसे भी अगर हम यहां पे आपसे बात करते हैं तो f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, है ना। और फार्मूले से भी लगा सकते हैं, फार्मूले से 2 × 2l + 1 उससे भी आ सकता है। तो आप चाहो फार्मूले से निकाल लो या चाहो तो देख के डायरेक्टली बता दो कि f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया 2 × 2l + 1 उससे भी आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सिंपल सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 56 का 3rd ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट दी हाईएस्ट एनर्जी। देखिए, जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n + l के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, n + l के। देख लीजिए ध्यान से, n + l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब n + l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। और एक बात सुनिए ध्यान से, अगर n + l की वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर देखेंगे n की वैल्यू को। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात है। तो यहां पर आप देखिए n + l, इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 + 0, 3 + 0 मतलब 3, इसके लिए हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, इसके लिए हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5, इसके लिए हो जाएगा 4 + 0 मतलब 4। तो यहां पे 3rd ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, 57 का 3rd ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है, तो 57 का 3rd ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117।
बहुत सरल है। 117 अभी बताया, टेनिसीन बात होती है ओरिजिनल नेम, है ना, लेकिन इसमें आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है आपसे, तो आईयूपीएसी नेम तो और भी आसान है, बहुत ही आसान है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं अन एक के लिए अन आता है, दूसरे के लिए अन आता है, 7 के लिए हेप्ट आता है। हेप्ट आता है कि सेप्ट आता है? तो सेप्ट आता है ना। तो क्या हो जाएगा? अन सेप्ट, और लास्ट में क्या लग जाता है? ईएम लग जाता है। वैसे नाम क्या है? टेनिसीन है। पूछा जा सकता है किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है, तमाम बातें जो एटॉमिक नंबर 117 से हो सकती हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी। 17 ग्रुप होगा, 7th पीरियड होगा, ठीक है ना, और इसका नेम क्या होगा, ऑफिशियल नेम क्या होगा, तमाम बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। तो यहां पे आंसर क्या है? 58 का जो आंसर दिया गया है वो आंसर यहां पे देखिए, अनिल हेप्टियम गलत बात, अनसेप्टियम सेकंड ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। 58 का, अब यहां पे दो ऑप्शन अनऑक्टियम है तो 118 है ये, और अनिल पेंटियम है तो 105 है, ठीक है। और ये क्या था? 10, अब ये हेप्टियम होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58 में, देख लीजिए बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 58 का सेकंड, ठीक है। चलिए 59 में चलेंगे, H2 में, NH3 में, NF3 में, विच हैज लार्जेस्ट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका है? तो H2 है, यहां पर इसका तो DM 0 हो जाएगा। NH3 और NF3 में देख लेते हैं, तो NH3 बना के देखिए, NF3 देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जाता है, तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन इसी तरह से तो होगी, एटम से लोन पेयर की तरफ जाता है, तो यहां वेक्टर एडिशन हो गया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, ये एटम से लोन पेयर हो गया, ये एटम, ये लेस से मोर, लेस से मोर, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। कई बार रैपिड फायर में इसको डिस्कस किया हुआ है ना। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि यहां पर वेक्टर एडिशन हो रहा है, इन कंपेयर इसकी तुलना में यहां पर ज्यादा हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का होगा, फिर NF3 का होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा क्या है? आपसे कह रहा है लार्जेस्ट डाइपोल मूवमेंट किसका है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर लार्जेस्ट डाइपोल मूवमेंट किसका है भैया? NH3 का है, सेकेंड ऑप्शन का, 59 का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन बोलने जा रहा हूं। अगर s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो यहां पर SS की ओवरलैपिंग है, बिल्कुल बनेगा। सर SP की ओवरलैपिंग है, बिल्कुल बनेगा। PP की लीनियर ओवरलैपिंग है, तब भी बनेगा। एक्सियल या लीनियर बात सेम हो गई, ध्यान से देखिए, है ना। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। और बाकी SS से तो बनता ही, SP से भी बनता है, और मैंने बता दिया S इन्वॉल्व है तो सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा भैया, आप सब लोग जानते हो इसको, है ना। इससे भी सिग्मा का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे ऑल ऑफ दीज के साथ हम लोग जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में फोर्थ ऑप्शन। 61 क्या कह रहा है? इनकरेक्ट मैच आपसे फिर से पूछ रहा है। इनकरेक्ट मैच के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपके सामने है वो H2O। तो H2O की जब हम बात करते हैं तो H2O में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मैंने आपसे कई बार कहा कि एक लोन पेयर जो है वो 2.5 डिग्री एंगल ऑलमोस्ट कम करता है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर कितना कम करेगा? 5 डिग्री। तो नियर अबाउट इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 104.5 डिग्री, बिल्कुल ठीक है ये तो। BF3 की बात करते हैं, BF3 में कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो sp2 हो गया था, sp2 हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब sp2 लोन पेयर प्रेजेंट है ही नहीं,
ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। CH4 की बात करते हैं, CH4 में सिग्मा कितने हैं, 4 हैं और 0 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मिलके sp3, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये देखो 120 दिया है, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब BeCl2 की बात करोगे, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, अगर देखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 180 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि CH4 जो है 120 है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक, तो यहां पर मैं जाऊंगा थर्ड ऑप्शन के साथ जो कि इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 61 के केस में। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, SF4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। SF4 टेट्राहेड्रल है, क्या है आइए देख लेते हैं। SF4 की बात करते हैं, 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एनसीईआरटी का दिया हुआ है। SF4 के 3 नेम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमने आपसे बताया है। तो अब यहां पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल डिस्टॉर्टेड, लेकिन जब शेप की बात कर रहा है तो शेप कैसे निकलेगा हम आपको बना के इधर दिखा दे रहे हैं। हालांकि स्पेस कम है लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। ये S है, ये S है और ये इधर जो है आ गया है। ठीक है, तो ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है और ये लोन पेयर है ना। तो ये सीसॉ शेप है। कौन सा शेप है, सीसॉ शेप। इसका दूसरा नाम फोल्डेड स्क्वायर या स्क्वायर फोल्डेड, इसका तीसरा नाम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसका तीसरा नाम क्या बोला मैंने, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये 3 नाम एनसीईआरटी में इसके दिए हुए, तीनों नाम दिए हैं, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। खैर यहां पे पूछा क्या था आपसे वो आपके सामने है। क्या ये टेट्राहेड्रल है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है, ये सीसॉ है, स्क्वायर फोल्डेड है या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। सिर्फ टेट्राहेड्रल बोलना इसके लिए गलत बात है। तो असर्शन क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। अब कह रहा है SF4 में सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो फिर से एक गलत बात हो गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp3d है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया है, पूरी तरह से गलत हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया दूसरा ऑप्शन भी। मींस असर्शन जो है वो भी गलत हो गया और रीजन भी गलत हो गया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, बहुत सिंपल सवाल, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की जब बात करते हैं तो परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 होता है। प्रश्न उठता है क्यों होता है, तो हमने आपसे कई बार बताया किसी भी एलिमेंट पे आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हो कंपाउंड के स्ट्रक्चर के साथ। आपको देखना है सबसे पहले कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कौन कम है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस साइन लगाइए, जो कम है उस पर प्लस लगाइए, और कितना माइनस और प्लस होगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। आइए देखते हैं, जैसे H2O2 की बात आपसे कह रहा है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, याद करने से कहीं बेहतर है उसी समय निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए, अब यहां पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लेस है तो ये प्लस हो गया, और कितना प्लस होगा, जितने बॉन्ड होंगे, तो ये +1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसकी तुलना में ये -1 हो गया, है ना। ये भी +1 हुआ, ये भी -1 हुआ। अब क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तुलना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तुलना किसकी होती है, डिफरेंट एटम की होती है ना। तो ये तो सेम एटम है, तो इनकी तुलना हो ही नहीं सकती है। इसलिए यहां पर कैसा चार्ज डेवलप आया, -1 आया। यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि परऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये आया कहां से, इसके बारे में मैंने आपसे बताया है। ठीक है, खैर यहां पर सिर्फ यही पूछा था कितनी होती है, तो हम सीधे बोल रहे हैं -1 होती है। क्वेश्चन नंबर 63 में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम बोलते हैं अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए,
सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। H2O2 में आप ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, अभी H2O2 हम लोगों ने देखा था, तो H2O2 -1 से H2O में -2 होती है और O2 फ्री स्टेट में है तो 0 होती है। -1 से -2 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन, रिएक्शन कौन सी? डिस्प्रपोर्शनेशन। आइए P4 की बात करते हैं। ये 0 है, फ्री स्टेट में दिया। PS3 में ये -3 आएगा, निकाल लीजिएगा, और यहां पे प्लस में आएगा +1, है ना। तो जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कि सेम एलिमेंट का रिडक्शन हुआ, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे भी हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर से आइए, एसेट में सल्फर की 0, सल्फाइड में -2 है, और इस पे जरा निकाल के एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2s + -2 × 3 बराबर -2, 2s - 6 बराबर -2, 2s बराबर 4, तो s बराबर +2। तो ये +2 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? +2 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम एलिमेंट का रिडक्शन और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक बार ऊपर वाले की भी देख लें, हालांकि होती यही है। टू प्लस पी -4 बराबर -1, तो P -2 बराबर -1, तो P बराबर +1 आ रही है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां पर सभी में सेम एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम एलिमेंट ऐसा है जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? फोर्थ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो 64 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, लेसेन मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेसेन टेस्ट के लिए हमने एक ट्रिक आपसे बताई थी, और उसके लिए हमने आपसे कहा भी था कि जो ट्रिक बताई थी वो क्या थी कि एसपी सर ने हेलो कहा, है ना, हेलो कहा, फ्लोरीन को छोड़ के हेलोजन को लेते हैं, तो एसपी सर ने हेलो कहा। ठीक है, तो सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन इसमें आता है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन, सल्फर है, बिल्कुल है। फास्फोरस है, बिल्कुल है। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 65। 65 में हम किसके साथ जाएंगे? फोर्थ के साथ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहले देखोगे क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। तो देखो कहां से करीब पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है कि इधर से पड़ रहा है, तो इधर से पड़ रहा है, तो आइए नंबरिंग इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर एक ब्रांच लगी हुई है मेथाइल की, और 8 कार्बन है यहां पर, तो नाम क्या होगा? 6 मेथाइल। और 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? ऑक्ट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन, है ना। अब यहां पे जो ई है वो हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि ऑल वाला जो ये जो वॉवेल है ना, एल्कोहल का ऑल आता है, तो यहां पे किस नंबर पर है? OH 3 पे, तो ऑक्टेन 3 ऑल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो आप कहोगे फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में फोर्थ ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन 66 में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की बात कर रहा है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की अगर हम बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से हम देख सकते हैं, वहां से ये बात पता चलती है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं इन तीनों में, तो अगर हम देखते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है, और ये मेथाइल कार्बोकैटायन है। तो इसमें टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी
और मेथाइल, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम बता लेते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं। सिंपल सवाल है। अब कह रहा है विच कार्बन एटम हैज लीस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे यहां पे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, हैलोजन लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये खींचेगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर सबसे कम किसमें होगा, तीसरे वाले में। ठीक है, तो यहां पर आपसे लीस्ट पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरा कार्बन है, सिंपल है। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। 68 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी ऑफ सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये बोलते हैं हमेशा कि कार्बोक्सिलिक की ज्यादा होती है, फिर SO3H की होती है, फिर एनहाइड्राइड को हम लोग लेते हैं, और फिर जो है हम लोग COCl। तो यहां पर इसके लिए आपने प्रियोरिटी ऑर्डर पढ़ा है IUPAC में, तो IUPAC में आपको वो सब बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये भी एक फिर से बहुत सिंपल सवाल है प्रियोरिटी ऑर्डर का, है ना। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है। 69 का पहला ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। स्टोइशियोमेट्री का सवाल है, मीथेन का कंबशन करा रहा है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। मीथेन हमने लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, हमने रिएक्शन को लिखा, हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्या स्टोइशियोमेट्री इस रिएक्शन के लिए लग सकती है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो पहले रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या अब लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आइए ध्यान से देखिए, यहां पे मीथेन के कितने मोल हैं, 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल। CO2 के कितने मोल हैं, 1 मोल। H2O के कितने मोल हो गए, 2 मोल, है ना। तो 1 मोल में अगर मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास होता है तो इसका 16 ग्राम हो जाएगा, है ना। और इसका कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ध्यान से देख लीजिए। तो मैं जानता हूं कि 44 ग्राम CO2 आया है कहां से, 16 ग्राम CH4 से। तो 1 ग्राम किससे आएगा, 16/44 से। तो 22 ग्राम किससे आएगा, 16/44 इंटू 22, 8 ग्राम हो गया। क्या हो गया, 8 ग्राम हो गया, 8 ग्राम। ठीक है, तो ये 8 ग्राम हो गया। अब 8 ग्राम आपसे कह रहा है, तो यहां पे मोल निकालना बहुत आसान है। हम जान रहे हैं कि अगर हम यहां पे देख रहे हैं मोल बराबर, तो मास अपॉन मोलर मास 8/16 कर देंगे, 0.5 हो गया। तो 0.5 मोल, 0.5 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो 70 का फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लेकर चलेंगे। 70 का कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। बहुत सिंपल सवाल है। कहते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, वो क्या होती है, वो 0 होती है। फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे 71 में। 71 में थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, 72 क्या कह रहा है, मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है,
मोलैरिटी की अगर हम बात आपसे करते हैं तो कहते हैं मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, है ना। मोल का फार्मूला मास अपॉन मोलर मास, तो 4 अपॉन NaOH के लिए 40 हो जाएगा मोलर मास अपॉन, अब यहां पे ध्यान से देखिए कितना दिया है ये 250, और 250 अपॉन 1000, 250 अपॉन 1000 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। 250 अपॉन 1000 दिया हुआ है, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/4, आंसर कितना आएगा 4/10, तो यहां से आंसर आ जाएगा 0.4 मोलर, 0.4 m आएगा आंसर। तो यहां पे 72 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 72 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? कह रहा है 6 मोल्स ऑफ CO रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू गिव 4 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है ना, तो यहां पे हम कह सकते हैं CO प्लस हाफ O2, और ये रिएक्शन क्या बनेगी? CO2 बनेगी। अब यहां पे देखिए कितने मोल हैं, 6 मोल हैं, यहां पे कितने हैं? 2 मोल हैं, यहां पे ये कितने हैं? 4 मोल हैं। तो अब हमको यहां पे सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री निकालनी है, स्टोइशियोमेट्री से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दो, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के लिए जानकारी दी तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए। तो अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/1, ये हो गया 6, और ये क्या हो गया 2 अपॉन 1/2, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये है मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। आइए इसके पहले निकाल लें कि क्या ये कितने मोल बना रहा है। तो बहुत सिंपल है, यहां पे अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है 1 मोल CO2, तो आप मुझे बता दो यहां पे कितने मोल हैं? 2 मोल्स ऑफ O2। तो जो 2 मोल्स ऑफ होंगे तो वो कितने देगा? हाफ अगर एक बना रहा है, डबल बना रहा है, तो 2 कितने बनाएंगे? 4 मोल बनाएगा, खत्म काम, 4 मोल CO2। तो यहां पे ये ठीक है, 4 मोल बना रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम बोल सकते हैं बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का फोर्थ, 73 का फोर्थ, ठीक है, ये आपके सामने है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में इनकरेक्ट मैच आपसे कह रहा है, बताइए क्या होगा इनकरेक्ट मैच, आपको ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच के बारे में। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर दिए हुए हैं। O2 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हम लोग जानते हैं 2 होता है, O डबल बॉन्ड O। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी जानते हैं सब लोग, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस के लिए डायरेक्ट निकालना भी सिखाया है। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, हम लोग सब जानते हैं इसको, है ना। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बस ये हो जाएगा हाफ ऑफ 10 माइनस 7 से इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1.5 आ जाता है। तो ये जो 1.5 आया है, तो यहां पे कितना दिया है? 1 दिया है, तो यही गलत हो गया। O2 प्लस की बात करते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। देखना चाहते हैं कैसे आता है, तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग में 10 होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 5 होते हैं, तो ये जो है ये 2.5 हो जाता है। बाबा बीए करके मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उससे डायरेक्ट आता है। और ये तो मैंने देख के कहा था कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपको याद है तो ऊपर जाओ नीचे जाओ 0.5 घटाते जाओ। 18 तक हो रहा था और 10 तक हो रहा था, याद करिए, याद भी होगा आपको।
तो यहां पे क्या O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है? बिल्कुल है। क्या O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है? ध्यान से देखिए, बिल्कुल है। क्या O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है? गलत, 1.5 है। तो यही इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया? यही इनकरेक्ट हो गया। O2 प्लस का कितना है? 2.5। क्या है? सही है ये। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, CO2 है जीरो डाइपोल मूवमेंट। लेट्स सी, CO2 के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं डायरेक्शन होती है लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम ये इधर गया, ये इधर गया, जीरो। डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया CO2 में, म्यूचुअल कैंसिलेशन हो गया। SF4 है जीरो डाइपोल मूवमेंट। आइए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। SF4 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कैसा होगा ये देखना है। ये लोन पेयर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां पे लोन पेयर आ गया है। जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये तो गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो 75 में आंसर होगा सेकंड। मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो गलतियां हैं उनसे सीखेंगे, मिस्टेक बुक बनाएंगे। तो इसके आगे का डिस्कशन अनिकेत सर करेंगे। सर के साथ सेशन को ज्वाइन करिए और फिर किसी सेशन में, फिर किसी रैपिड फायर में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज आपके क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। मैं आपको डिस्कस करता हूं 76 से लेकर 100 तक का, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 76, विच इज लीनियर इन शेप। कौन यहां पर लीनियर होगा? बेटा लीनियर के लिए आपको ध्यान देना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d के साथ 3 लोन पेयर। sp3d के साथ 3 लोन पेयर। तो या तो sp हो तो शेप कैसा होगा? लीनियर। और sp3d के साथ 3 लोन पेयर होंगे तो शेप होगा लीनियर। बेटा sp3d अगर 0 लोन पेयर हो तो शेप होता है यहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर यहां पर एक लोन पेयर होगा तो शेप होगा सीसॉ शेप। अगर 2 लोन पेयर होगा तो शेप होगा टी शेप। और अगर 3 लोन पेयर होगा तो यहां पर शेप कैसा होगा? लीनियर। क्लियर है? तो चेक करते हैं जल्दी से। यहां पर हम लोग करते कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम ज़ीनॉन है, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाफ, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब देखिए मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 6। तो 8 और 6 14 डिवाइड बाई 2 7, यानी यहां पर होगा sp3d3। यहां पर मोनोवैलेंट एटम है नहीं है, तो 8 डिवाइड बाई 2 4, यानी कि sp3। यहां पर अगर हम लोग बात करें 8 और 4 मोनोवैलेंट एटम, 8 4 12 डिवाइड बाई 2 6, और 6 में बोलते हैं हम लोग sp3d2। यहां पर अगर हम लोग बात करें हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम 2, 8 और 2 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। क्लियर है? अब देखें हम लोन पेयर कितना होगा इसमें। लोन पेयर बेटा होता है जो आपका स्टेरिक नंबर आया यानी 5 माइनस साइड एटम। साइड एटम कितने? 2, यानी कितना लोन पेयर आ गया बेटा? 3 लोन पेयर। और sp3d का केस हो 3 लोन पेयर हो तो शेप कैसा होता है बेटा? लीनियर। आंसर बेटा हो गया कौन सा? फोर्थ। आंसर कौन सा हो गया बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
77। हाइब्रिडाइजेशन बताना है यहां पर NO2 प्लस, NO3 माइनस और NH4 प्लस। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हम लोग करते क्या है, हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यानी 5, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, अगर +1 है तो चार्ज +1 है तो हम लोग लिखेंगे -1, तो 5 - 1 4 डिवाइड बाई 2 यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो sp sp2 sp sp2 यहां पर हाफ सेंट्रल एटम 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 0 -1 है तो क्या करेंगे +1, यानी चार्ज को हमेशा उल्टा करना है, अगर प्लस चार्ज है तो माइनस करना है, माइनस चार्ज है तो प्लस करना है। तो 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3, और 3 मतलब यहाँ हाइब्रिडेशन हो गया sp2। अब दो आप ये तो पहले ही खत्म हो गया, दो sp2 ये sp3 आ गया, तो ये ऑप्शन गलत, आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। यहां पर भी देख लेते हैं, हाफ सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 +1 है तो हम -1 कर देंगे, 5 4 9 - 1 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्लियर बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78। यहां पर एक बेटा रिएक्शन दी हुई है और यहां पर जो हीट है प्लस हीट यहां पर लिखा हुआ है और प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, इसके लिए हमें टेम्परेचर को क्या रखना होता है, लो। क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को लो रखेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अब देखिए प्रेशर को क्या रखें बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस साइड जाती है जिधर गैसेस प्रोडक्ट कम हो, गैसेस मोल्स कम हो। बेटा गैसेस मोल 2 हैं, इधर गैसेस मोल 3 है, तो 2 और 1 3, यानी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस साइड जाएगी जिधर गैसेस मोल कम है। तो बताओ गैसेस मोल इधर ही कम है, यानी प्रोडक्ट साइड कम है, तो बताओ रिएक्शन इधर ही जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो बताओ फॉरवर्ड अगर रिएक्शन शिफ्ट होगी तो यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा, यानी आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्लियर बेटा, ठीक है, 1 मिनट बेटा। उससे क्या मतलब थी? क्या है, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है तो कट कर दे। 78 कंप्लीट है। हाँ 70 हो गया, 8 हो गया है इसके बाद, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। बेटा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मीडियम में, किसी भी मीडियम में जो H+ देगा उसको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहां पर बेटा एनायन है और जितने भी एनायन है वो H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये दोनों एसीटेट और सल्फेट दोनों क्या होंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड ब्रॉन्स्टेड बेस, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, यहां ब्रॉन्स्टेड एसिड। इसका मतलब आंसर कौन सा, सॉरी, ब्रॉन्स्टेड बेस और थर्ड यहां पर ब्रॉन्स्टेड होना चाहिए बेस, बिल्कुल सही है। तो दोनों जगह सही है, ब्रॉन्स्टेड फर्स्ट भी ब्रॉन्स्टेड बेस, थर्ड भी ब्रॉन्स्टेड बेस। फर्स्ट यहां पर थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट ब्रॉन्स्टेड बेस और थर्ड भी ब्रॉन्स्टेड बेस। यहां देखो यहां पर H3O+ ये H+ देगा, HCl भी H+ देगा, और जो H+ देते हैं उनको क्या बोलेंगे, एसिड, यानी सेकंड एंड फोर्थ
ब्रॉन्स्टेड एसिड, बिल्कुल सही है। सेकंड एंड फोर्थ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड। यानी कि जो किसी भी मीडियम में H+ देंगे उनको ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे H+ उनको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलरिटी दिया हुआ है, पीएच पूछ रहे हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको डिसोशिएट करें Pa2+ + 2OH-। यहां पर देखें इसकी कंसंट्रेशन बेटा 0.001 को हम लोग 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं। बताओ ये 1 होगा तो ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा डबल। इसका मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी 2 × 10⁻³ मोलर। तो इसका मतलब यहां पर OH- आयन कंसंट्रेशन आपका आ गया 2 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो OH- अगर कंसंट्रेशन ये है तो POH बराबर होगा बेटा कितना, 3 - log2, 3 - log2, log2 कितना बेटा 0.30, तो यहाँ पर 3 - 0.30 कर देंगे तो ये सॉल्व करके आपका आ गया 2.7। बट यहाँ POH पूछ रहा है, बट pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PH + POH कितना होता है बेटा 14। तो यहां से बेटा pH बराबर हो जाएगा 14 - POH यानी 2.7, और इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो 11.3 आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो 80 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, एन एसिडिक बफर सोल्यूशन। बेटा एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। क्लियर है, तो यहां पर वीक एसिड, यहां पर देखिए एसिटिक एसिड, वीक एसिड क्या हो गया एसिटिक एसिड, और यहां पर सोडियम एसीटेट यानी उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट एसिडिक बफर सोल्यूशन। यहां पर आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, गलत, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं जबकि होना क्या चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है यहां पर, तो यहां पर बेसिक बफर बन सकता है, जबकि यहां पर बेसिक बफर तब बनता जब हम लोग यहां पर क्या लेते, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम का जो है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होता तब। लेकिन यहां पर वीक एसिड है, वीक बेस दोनों ही वीक है, तो यहां पर भी बफर नहीं बनेगा। तो यहां पर तो किसी में बफर भी नहीं बन रहा। क्लियर है, तो यहां पर ही बफर बन रहा है। कौन सा बफर बन रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है यानी कि एसिडिक बफर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर कौन केवल ओनली इलेक्ट्रोफाइल रख रहा है, बेटा एनायन जितने भी होते हैं और जितने पर की एटम सेंटर एटम के पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहां पर अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और ये लेविस एसिड भी होते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर एनायन लोन पेयर, तो यहां पर ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर देखो जरा NO2+ नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2+। AlCl3 ऑक्टेट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रोफाइल। SO3 सल्फोनेशन में बेटा जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3 ही होता है। और यहां पर पोलर पाई बॉन्ड है, इसलिए यहां पर अच्छा खासा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो यहां पर अच्छा खासा डेल पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3CO+ ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल सभी कौन है, थर्ड ऑप्शन में। क्लियर बेटा, तो 82 का आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, यहां पर कह रहे हैं कि एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्ब एनायन है।
बेटा यहां पर अगर हम लोग देखें इस एनायन का इस बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस है, तो यहां पर रेजोनेंस होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा होगा, 4। तो 4 नंबर यहां पर 2 जगह है, इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ खत्म हो गया। अब यहां पर देखें अगर एनायन की स्टेबिलिटी के लिए 1 डिग्री कार्बनायन से कम स्टेबल 2 डिग्री और 2 डिग्री से कम स्टेबल 3 डिग्री एनायन, कार्बनायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि यहां पर जितने ज्यादा प्लस आई होंगे उतनी कार्बनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कार्बनायन की जो स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। क्लियर है? तो यहां पर प्लस आई कितने, 3, तो 3 प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी घटा रहा है, यहां 2 लोग घटा रहे हैं, यहां 1 लोग घटा रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे अच्छा कौन हो गया, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। आंसर होगा कौन सा, 83 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। यहां पर आयनिक स्पीसीज दी हुई है और पूछ रहा है कि यहां पर जो आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है। विच आर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन कौन है। एनायन की स्टेबिलिटी मैंने अभी बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और बेटा यहां पर ये सब में इतना पार्ट तो कॉमन है, यहां पर जो ये पार्ट है यहीं पर अंतर है। अब यहां पर ओनली प्लस आई और यहां पर दो माइनस आई, यहां माइनस आई, यहां माइनस आई। सबसे इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर। तो सबसे पहले देखना डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर। तो डिस्टेंस में सब सेम है, माइनस आई माइनस, माइनस आई 1, माइनस आई 2, माइनस आई 1। तो डिस्टेंस में तो बराबर हो गए सब। नंबर में यहां पर ज्यादा है इसलिए माइनस आई नंबर में ज्यादा, तो यहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, फिर क्लोरीन का माइनस आई कम। तो 4, 3, 2, 1 आंसर हो जाएगा कौन सा इस समय, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग NO बॉन्ड लेंथ। तो NO बॉन्ड लेंथ का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। बेटा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां पर देखें अगर NO2 प्लस, तो मैं अगर स्ट्रक्चर इसकी बनाऊं N डबल बॉन्ड O प्लस, इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएं NO2 माइनस, इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बेटा, पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो चलें यहां पर देखते हैं, जल्दी से करते हैं। 1 प्लस पाई कितना है बेटा, 2, सिग्मा कितने हैं, 2, 2 काट दोगे तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 2। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2। यहां बॉन्ड ऑर्डर देखें, 1 प्लस पाई कितना बेटा, 1, सिग्मा कितने हैं, 2, सिग्मा कितने हैं, 2। तो बताओ ये कितना हो गया, 1.5। यहां पर देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई कितने हैं बेटा, 2, सिग्मा पाई कितना है बेटा, 1, सिग्मा कितना है, 1, 2, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4/3। तो यहां पर यानी कि 1 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 1.33। अब देखो यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर उससे कम बॉन्ड ऑर्डर, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, NO3 माइनस 1, फिर NO2 माइनस 1, फिर NO2 प्लस। इसका मतलब कि यहां पर NO3 माइनस 1 NO ये है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86। यहां पर आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, IUPAC नेम बताना है। बेटा यहां पर अगर एल्डिहाइड को देखें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उसके कार्बन को लेते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हो।
तो मैंने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पर मिथाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नजदीक हो, तो 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल एक ही जगह है, आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 अल, आंसर हो जाएगा कौन सा, 86 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, जल्डाल मेथड बेटा कहां पर अप्लीकेबल नहीं है। जब हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं बेटा, तो हम लोग जल्डाल मेथड या ड्यूमास मेथड का यूज करते हैं, बट जल्डाल मेथड उन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप में के रूप में हो, या एजो ग्रुप के रूप में हो, या नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो, ये तो हम लोग यहां पर नहीं कर जाएंगे। यहां देखो जरा, पहला ऑप्शन पिरिडीन, बेटा अगर पिरिडीन हम लोग बनाएं तो ये पिरिडीन है, और पिरिडीन में नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग जल्डाल मेथड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो आ गया, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। डाई एजोबेंजीन एजो ग्रुप आ गया, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, 87 का 4। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यहां पर बेटा फिनॉल है, अल्कोहल है, ईथर है, तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज्यादा यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा, फिनॉल की, देन किसकी होगी, अल्कोहल की, और देन किसकी होगी बेटा, ईथर की। ये ऑर्डर हो गया। अब देखो जरा, यहां पर अगर आपसे पूछ ही लिया जाए कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होगी, बेटा अगर ये फिनॉल है, मैंने ऐसे जनरल एक अल्कोहल ये ले लिया, और ईथर मैंने एक जनरल ROR ले लिया, यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां कम से कम एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तो एसिडिक सबसे कम होगा। अब इन दोनों में अगर देखना है तो हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले एनायन बनाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो यहां पर जब एनायन बनाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका रेजोनेंस हो जाएगा, और यहां पर ये प्लस आई इसकी एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एनायन, ये, फिर ये। तो अगर इसका एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी भी क्या होगी, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, देन यहां पर अल्कोहल होगा, फिर ईथर होगा। क्लियर है। ठीक, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, पहले सबसे ज्यादा फिनॉल, देन अल्कोहल, देन ईथर, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इफ Na इज एवोगैड्रोज नंबर, यहां पर Na को बोल रहे हैं एवोगैड्रोज नंबर है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन, बेटा 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है, और नाइट्राइड आयन का जो मास है डिवाइड बाय मोलर मास, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया मैंने, तो ये आ गए मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन, इनटू मैंने एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन आ गए। ये है नाइट्राइड आयन, और एक नाइट्राइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, अगर -3 हो गया तो 3 ये और आ गए, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नाइट्राइड आयन में कितने हो गए 8, तो मैंने इंटू कर दिया 8, तो 14 ते 42 यानी 0.3, और 8 3 24 यानी कि 2.4 Na, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 89 का आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, यहां पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास होंगे, बेटा देखो यहां पर सब मास दिया है, तो मास से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल, अब मोल से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिवाइड बाई मोलर मास, डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई Na। तो एक चीज बताओ, जब मोल निकल आएंगे, मोल के बाद सभी में Na का मल्टीप्लाई होगा तो मॉलिक्यूल आएंगे, तो Na की वैल्यू तो सभी के लिए सेम है, इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, तो हम लोग मोल निकाल लें,
मास डिवाइड बाय मोलर मास, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। चलो यहां पर जल्दी से करते हैं। 34 डिवाइड बाई वाटर का 18, 18 दूनी 36, यानी कि 2 के बहुत नजदीक आंसर है। ये लगभग मैं कह रहा हूं 2 के आसपास, 2 से थोड़ा सा कम हो गए, ठीक, बहुत अंदर नहीं है। यहां देखो 28 डिवाइड बाई 44, यहां तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो यहां पर 4 से काटें अगर, 4 सते 28 और 4 एकम 4, तो देखो जरा ये तो 1 से भी कम है, ठीक है, 2 तो छोड़ो, यहां 2 से 1 से भी कम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 और 1 4, तो 4 और 2 6, 6 4, 6 4 10 और 10 2 12, 2 हो गया, 1 2 32, तो ये 32 हो गया इसका मोलर मास। 46 बाई 32, ये 32 दूनी 64 होगा, 2 भी नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये 1 पॉइंट समथिंग है, 2 के नजदीक नहीं है ये, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 54 N2O, 14 दूनी 28 और यह 16, 8 6 14 और 2 1 3 और 1 4, यानी 44, ये 54/44, तो ये डबल नहीं है ना, डबल्स के पास है, ये 1 के आसपास है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा 2 के नजदीक यहां पर यही है, ये सब 1 से कम या 1 के नजदीक है। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 90 का फर्स्ट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में, और ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, फेरस ऑक्जिलेट को, फेरस ऑक्जिलेट को, और कह रहे हैं कि यहां पर इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे इसको ऑक्सीडाइज करने को, और इसके कितने मोल लिया बेटा, 1 मोल। चलो, तो बेटा कॉन्सेप्ट यह है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका खर्च होगा उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके खर्च होंगे, यानी कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N इंटू मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, तो इसका भी मैं मोल इंटू एन फैक्टर लिख दे रहा हूं। और इसको बराबर कर देते हैं। अब जरा देखना बेटा, ऑक्जिलेट के मोल कितने दिए हैं बेटा, 1 मोल, एन फैक्टर हमें नहीं पता। अब देखो ये फेरस ऑक्जिलेट हमेशा, फेरस किस में चेंज होगा, फेरिक में, ऑक्जिलेट किस में चेंज होगा, CO2 में। अब जरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, फेरस फेरिक में कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज। कार्बन में यहां पर फेरस ऑक्जिलेट कितना, कार्बन +3 है और यहां +4 है, तो 3 से 1 4 हो गया, यानी 1 का इंक्रीज, बट 2 कार्बन है, तो टोटल इंक्रीज कितने का, 2 का। तो बताओ यहां पर टोटल इंक्रीज कितना, 1 और 2, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया, 3। यहां पर डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में हमेशा Cr+3 में रिड्यूस होता है, और यहां क्रोमियम बेटा कितना है, +6, तो +6 से +3 आ गया, यानी कि 3 का चेंज, बट 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज, यानी एन फैक्टर कितना हो गया, 6, तो मोल इंटू एन फैक्टर। बताओ यहां n बराबर 3/6, यानी 1/2, आंसर कौन सा हो जाएगा, 91 का फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92। स्टेटमेंट है, एक गैस फेज रिएक्शन है, यहां पर कह रहे हैं शिफ्ट टू राइट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन राइट जा रही है, तो बिल्कुल बेटा प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मोल कम है, और यहां गैसेस मोल 2, यहां गैसेस मोल 1, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। व्हेन प्रेशर इंक्रीज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोल नंबर, मोर मोल नंबर, बिल्कुल गलत है बेटा, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मोल कम होंगे, और यहां क्या लिखा है, ज्यादा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। बेटा यहां पर केसी दिया हुआ है, x प्लस वाई गिव्स 2z। अब यहां कुछ भी नहीं दिया तो मैं इन सबको गैसेस मानते हुए गैसेस रिएक्शन केसी फॉर, तो इस रिएक्शन का केसी दिया हुआ है कितना बेटा? 2। मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कंटेनर जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की, और यहां पर बेटा 5 लीटर का कोई मतलब नहीं क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, तो जो मोल होंगे वही, क्योंकि वॉल्यूम का डिवाइड कर भी दोगे तो वो वॉल्यूम कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल्टा एन जी 0 आ जाए उसमें वॉल्यूम का डिवाइड ना करें, सीधे मोल को ही कंसंट्रेशन मान लिया करें। ठीक, तो 5, 10, 15 मोल हैं एक्स वाई जेड पर, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि नेट डायरेक्शन किधर होगी। बेटा सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन अगर पता करना हो, क्यू केसी दिया है, हम लोग क्या निकाल लें? क्यूसी। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। अगर क्यूसी ज्यादा है यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और अगर केसी ज्यादा है क्यूसी कम है, सॉरी केसी ज्यादा है और क्यूसी कम है यानी रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। और अगर क्यूसी ज्यादा है केसी कम है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, और दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम। चलो चेक कर लेते हैं। और क्यूसी वैसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग निकालते हैं केसी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट यहां जेड है, कोफिशिएंट है 2 पावर में। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बस हमें कंसंट्रेशन रखते जाना है, बट यहां वॉल्यूम कट जाएगा तो मोल को ही हम कंसंट्रेशन रख दे रहे हैं। ठीक है, तो x है 5, 10, 15, तो मुझे 15 का स्क्वायर तो मैंने सीधे कर दिया 15 इंटू 15 98। x है 5, y है 10, 5 से काटे 5 ते 15, 5 से काटे 5 ते 15, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9/2 यानी 4.5। तो मैंने यहां पर QC क्या आ गया? 4.5। तो QC है 4.5 और KC है 2। इसका मतलब KC कम है, QC ज्यादा है, और अगर QC ज्यादा है तो रिएक्शन आएगी बैकवर्ड, यानी कि रिएक्शन होगी प्रोसीड बैकवर्ड। सेकंड आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl यहां पर दी हुई है 6.2 इंटू 10⁻⁶। यहां पर पूछ रहा है कि KSP क्या होगा AgCl का। बेटा AgCl यहां पर AB टाइप का सॉल्ट है, और AB टाइप के सॉल्ट के लिए KSP बराबर होता है S², और यहां पर आपको S दिया हुआ है, और S कितना बेटा? 6.2 इंटू 10⁻⁶ ये, और ये मोल पर लीटर में ही है, हमें मोल पर लीटर में चाहिए होता है S यहाँ पर, और उसका स्क्वायर कर दें, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4। 6.2 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 94 का 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में बेटा अमोनियम है NH4+ के रूप में, और नाइट्रेट है बेटा NO3-1 के रूप। हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और डायरेक्ट हम लोग निकाल दे रहे हैं। नाइट्रोजन जिसका निकालना होता है बेटा उसका X, और एक नॉन मेटल से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वहां पर हाइड्रोजन का होता है +1, तो 4 है तो +4 हो जाएगा, और बराबर +1 X बराबर आ जाता है बेटा -3, यहां पर आ जाते हैं। जिसका निकालना है उसका X, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6 बराबर बेटा +1, X बराबर आ जाता है +5, और यहाँ पर -3 + 5, पहले अमोनियम है, -3 + 5, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। यहाँ पर नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूछ रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा कुछ ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, एसएन का ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी। तो आंसर अभी कौन सा हो जाएगा बेटा? कौन सा? 96 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। बेटा यहां पर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है 0.3, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम।
एस्टिमेटेड बाय ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड से इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, और ड्यूमास मेथड में परसेंटेज नाइट्रोजन बराबर होता है 28 अपान में 22,400 इंटू V2 यानी वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट NTP, वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP अपान में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूं 0.3 इंटू कर देंगे 100। बस हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए, और ये V2 कब का होना चाहिए, एट NTP का, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम एट NTP। चलो यहां पर अब पढ़ते हैं आगे। वॉल्यूम बेटा कितना दिया है, 50 ml नाइट्रोजन कलेक्ट हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 375 mm प्रेशर पर। अब जो गैस कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम दिया, टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, बट ध्यान देना लास्ट में एक्वस टेंशन भी दिया। एक्वस टेंशन का मतलब है कि उस गैस का जो प्रेशर है उसमें कुछ मॉइस्चर का भी प्रेशर है। तो मॉइस्चर का प्रेशर बेटा ये कितना है, एक्वस टेंशन बताने का मतलब है मॉइस्चर का प्रेशर 35 है। तो इसका मतलब ये जो 735 में 35 घटा दें तो जो P1 है वो कितना हो जाएगा, 735 माइनस 35 इक्वल टू 700 mm ऑफ Hg। ये है P1। V1 कितना दिया बेटा, 50 ml। V1 कितना दिया, 50 ml। T1 बेटा दिया है यहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने 273 जोड़ दिया, ये आ जाता है 300 केल्विन। क्लियर बेटा, 300 केल्विन। ठीक, अब मैं यहां पर लगाऊंगा P1 V1 अपान में T1, P1 V1 अपान में T1 बराबर P2 V2 अपान में T2। यहां पर ये P1 V1 और ये T1 आपको दिए हुए हैं, मैं डायरेक्टली यहां पर रख रहा हूं 700 इंटू V1 50 अपान में 300, ये 0 से 0 काट दिया हमने। P2 ये होता है STP कंडीशन में, STP कंडीशन में प्रेशर बेटा होता है 760 mm ऑफ Hg। V2 हमें निकालना होता है, और ये T2 यहां पर कितना, NTP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 के। अब बस सब कुछ दिया बेटा, क्या निकालना है, V2। यही V2 आप यहां पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और आंसर आपका हो जाएगा कौन सा बेटा, सेकंड। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर एक ही चीज अननोन है, यह आप निकालिएगा, लगभग मेरे हिसाब से कितना 41 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, यहां रखना, और ये आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, 17.46%। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2। बेटा OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। कोई भी कंपाउंड फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। किसी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, -1। क्लियर, अगला क्वेश्चन 99। 1 मोल ऑफ SO2 was placed in a vessel of 1 liter capacity at the certain temperature when the following equilibrium was established। यहां पर अब देखो, इनिशियल में बेटा मैंने वॉल्यूम मोल कितना लिया है, 1 मोल। उस समय कितना होगा, 0 0। मान लो x डिसोशिएट हुआ 1 माइनस एक्स, 2 डिसोशिएट होगा 2 बनेगा, x डिसोशिएट होगा x बनेगा, 2 डिसोशिएट होगा 1 बनेगा, x डिसोशिएट होगा तो x/2 बनेगा। अब यहां पर इन्होंने कह दिया है कि एट इक्विलिब्रियम हमें 0.6 मोल SO2 मिला, यानी ये कितना है, 0.6। तो अगर ये 0.6 होगा तो ये इसका आधा है, यानी ये कितना होगा, 0.3 होगा। ठीक है, अब बताओ 1 में 0.6 घटाओगे तो ये सॉल्व करके आएगा 0.4। इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम पर मोल पता चल गए, और वॉल्यूम अगर 1 है तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए कि 1 हमने डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग डायरेक्टली Kc की वैल्यू बता देंगे कि Kc होगा कितना। Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और बताओ यहां पर 0.6 और ये कोफिशिएंट है 2, तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.3 और यहाँ कोफिशिएंट है 1, तो एक बार लिखेंगे 0.3 डिवाइड बाई
SO2 की कंसंट्रेशन 0.4 और ये स्क्वायर हुक करेंगे तो 0.4 इंटू 0.4, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ पर आ जाता है 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी 2.7/4, 2.7/4। तो अगर 4 छंग 24, ठीक है, लगभग ये 0.6 के आसपास आंसर आ जाएगा। आंसर होगा कौन सा? 4th 0.675। क्लियर बेटा? लास्ट क्वेश्चन 100। व्हाट मास ऑफ वाटर इन ग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो मीथेन की अगर हम लोग कंबसन या बर्निंग कराएं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन गिव CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करें, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2। अब यहां ऑक्सीजन देखो, 2 और 2 4, तो मैं यहां लिख दूंगा। अब जरा देखना, जब 1 मोल का कंबसन होता है तो यहां पर 2 मोल वाटर बनता है, और यहां पर बेटा 16 ग्राम मीथेन का मतलब कितना मोल हो गया? 1 ही मोल तो हो गया, और 1 मोल से 2 मोल बनेगा, और 2 मोल बनना मतलब मास में कितना? 18, इसका मोलर मास कितना? 18, 18 दूनी 36 ग्राम वाटर बनेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। क्लियर बेटा? तो मैंने 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ठीक है बेटा? तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू बेटा।